आज हम लोग क्लास 10 के अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सकल घरेलू उत्पाद, दोहरी गणना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार, गारंटी अधिनियम 2005, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि आर्थिक गतिविधि है क्या। तो आर्थिक गतिविधि ऐसा क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। यानी कुछ काम करने से हमें जो जीवन यापन के लिए कुछ मनी यानी पैसा प्राप्त होता है, उसे हम लोग आर्थिक गतिविधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक हैं। इसे हम कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा गया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा तृतीय क्षेत्रक। अन्य अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। तो पहला बारे में जानेंगे क्या है प्राथमिक क्षेत्रक। वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इस कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारे चीज़ हमारे हैं कृषि प्राथमिक क्षेत्रक। आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्रक। वह क्षेत्रक जिनमें प्राकृतिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो उस क्षेत्र में काम करने वाले या उस क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे। अगला जानते हैं तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन आदि। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि। हम जानते हैं कि हम अभी देखें तीनों क्षेत्रों के अलग अलग उपनाम भी है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्रक भी बोल सकते हैं या सहायक क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक बोल रहे हैं और तृतीय क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। यानी उस समय कृषि के जरिए ही हमारा जीडीपी बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता और अधिवेश भोजन का उत्पादन होता, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चेन लाइन किया। यानी कृषि क्षेत्र को छोटे छोटे लोगों ने विनिर्माण, जैसे बिल्डिंग बनना, फैक्ट्रियाँ बनना, उस समय काम करने में लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे और जाने लगे। बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्रक को प्रमुखता मिली। यानी बहुत जल्द ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र ने भागीदारी निभाना स्टार्ट कर दिया। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी विकास, व्यापार, परिवहन आदि में तृतीय क्षेत्रक को प्रमुखता मिली। हम जानते हैं कि दोनों क्षेत्रों का हेल्प जो सेवा करता है तृतीय क्षेत्र ही करता है। ठीक है, 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% हो गई। यानी जो सेवा क्षेत्रक है वो हमारे जीडीपी को अभी 60% भागीदारी निभाया 2011-12 में। यानी तृतीय क्षेत्रक बहुत स्पीड से बढ़ा जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। ठीक है, यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम आदि। यानी जो आदमी को ज़रूरत है, वो जो हमेशा डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत है, बुनियादी है। जैसे अस्पताल, हम कोई इलाज चाहिए ताकि हम वो स्वस्थ रहें, तभी हम कोई काम कर सकते हैं, तभी हम प्राथमिक क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं, तभी हम द्वितीय क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। यदि हम बीमार हैं तो किसी भी क्षेत्र में योगदान नहीं दे सकते। इसलिए हमारे अस्पताल जो है बुनियादी में। पोस्ट ऑफिस जैसे सूचना ग्रहण करना देना, और टेलीग्राम टेलीफोन जिसे हो गया, ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कृषि और उद्योगों के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। हाँ, कृषि और उद्योग के लिए जैसे हमें कुछ
ट्रांसपोर्ट करना है कोई सामान, तो उसके लिए हमें सेवा क्षेत्र की ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए हमें ड्राइवर चाहिए, गाड़ियाँ के परिवहन के लिए साधन चाहिए, तो वो हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, जो उन दोनों क्षेत्रों का मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे, लोगों के आय के स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। हाँ, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ता गया, उनको अधिक सेवाएं की ज़रूरत पड़ने लगा। लोगों को आय बढ़ा तो रेस्टोरेंट खोलने, ताकि अपने परिवार के साथ अच्छा से वो टाइम इन्वेस्ट कर सकें। सिनेमा घर खुला, मनोरंजन के कई सारे संसाधन खुले, ताकि वो अपने आय बढ़ने के साथ ऐसे ऐसे जगहों पर जाके अपने बॉडी को रिलैक्स कर सके, अपने फैमिली को एक खुशियाँ दे सके। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई। हाँ, हमें सूचना और संचार पर आधारित सेवाएं आवश्यक हो गई, क्योंकि हमें आजकल किसी से बात करना है तो टेलीफोन के लिए सेवाएं ज़रूरी है। आजकल कोई न्यूज़ देखना है तो टीवी, वो भी हमारे सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्रीय है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक के भी अनुपस्थिति व का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी एक अगर नहीं रहे तो दूसरे पर वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देख लें कि कैसे तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक नहीं रहा तो दूसरे क्षेत्र पर वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आगे हम लोग जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अंतिम वस्तु उसको कहते हैं, जैसे कि कोई बिस्किट बनाने वाला फैक्ट्री है, तो बिस्किट में सबसे पहले आटा पिसाया जाता है, गेहूं काटा जाता है, इस सारे छोड़ के सारे जो अंतिम रूप से जो बिस्किट बनता है, तो उस चीज़ को हम लोग गिनते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाता है। अंतिम वस्तु उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचता है, उपभोग करने लायक होता है, उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उस वर्ष का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है हमारा किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है। अब दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ा होता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। हाँ, दोहरी गणना से तात्पर्य यह है कि जैसे कि अभी हम बिस्किट का ही उदाहरण दिए थे कि बिस्किट का हम लोग अंतिम उत्पाद मानते हैं। अगर इसको हम लोग बिस्किट के उत्पादन को जोड़ें, या पहले अगर हम आटे के उत्पादन को जोड़ लें, तो आटा बिस्किट में भी यूज हो रहा था, यानी उसको 2 टाइम गिन रहे हैं। ये हमारे पास समस्या थी, लेकिन उसके लिए हम लोग अंतिम उत्पाद को जोड़ना ही सबसे बेस्ट माना गया। उसी से हम लोग कोई चीज़ का भी सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिस छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, की समस्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक आदमी या 2 आदमी उस काम से हट जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस जो 2 आदमी होते हैं उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। ठीक है। ये हमें कृषि क्षेत्र में अधिकतर देखे जाते हैं, जिसमें पूरे फैमिली के लोग काम करते हैं और उत्पादन सीमित होता है। अगर एक फैमिली का मेंबर ना भी काम करे तो उत्पादन वही होता है, तो इसमें हमारी छुपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई मिलता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि
हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह हम परछन बेरोजगारी देख लिए। अतिरिक्त रोजगार व सृजन करने के उपाय, छोटी अवधि के उपाय। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं। यह योजना 2005 में लागू की गई है। इसे योजना के अंतर्गत 100 दिनों में रोजगार की गारंटी दी गई है। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना है। छोटी अवधि के लिए जो हमारे सरकार द्वारा रोजगार सृजन किया गया तो एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें ये सारे सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकता है। कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर कृषि ऋण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, विद्यालय व कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। ये हमारे दीर्घकालीन उपाय है किसी भी रोजगार को सृजन करने में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शिक्षित बेरोजगारी क्या है। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों की उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यानी लड़का या कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो और उसे काम नहीं मिल रहा हो तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। या फिर उसे उस तरह का काम नहीं मिल रहा, जैसे पढ़ा लिखा लड़का वो कोई लेबर वाली काम कर रहा है तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी एक तरह का कहेंगे। ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग पहले देख लें थोड़ा सा, फिर आप देखते हैं। केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का कानून बनाया है। कब बनाया था कानून? 2005 में। ठीक है, इसमें क्या था, सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। यानी सरकार द्वारा कहा गया था कि हम 100 दिन को आपको रोजगारी देंगे, और अगर देने में वो असफल रहता है तो आपको 100 दिन का वो पैसा आपको पेड करेगा बिना काम किए हुए। ये हमारे भारत सरकार ने 2005 में इसको लागू किया था, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मनरेगा कहते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, रोजगार ना मिलने या कम काम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में कार्यस्थल होना, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, गरीबों में भी गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना। यानी इसमें भी हमारा क्या बोलते हैं, एक प्रायोरिटी दिया गया है या आरक्षण दिया गया कि महिलाओं को 1/3 देना है, अति गरीब है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। यानी वैसे क्षेत्र जिसमें काम करने का टाइम निश्चित रहता है, जो हमारे लेबर रूल है वो फॉलो करता है, और जो आधारित नियम है सरकार द्वारा वो सारी चीज़ मानता है। ये संगठित क्षेत्र हमारे जैसे रेलवे हो गए हैं, जो विभिन्न तरह की फैक्ट्रियाँ हो गई जो गवर्नमेंट के अधीन है, सरकारी क्षेत्र हैं, उसे हम लोग संगठित क्षेत्र कह सकते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, चिकित्सक सुविधाएं व पेंशन सुविधाएं मिलेगी, वेतन अवकाश, भविष्य निधि व सेवानुदान मिलेगा। यानी छुट्टियां मिलेगी, भविष्य के लिए आपको पैसा जमा होगा, और रिटायरमेंट के टाइम में आपको रिटायरमेंट सेटलमेंट पैसा मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण, न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। यानी जब कुछ न्यूनतम जो भी कम से कम सुविधाएं होनी चाहिए वो जरूर मिलेगा। ठीक है, और उचित वातावरण होगा, अनुचित शोषण नहीं किया होगा, यानी किसी के द्वारा आपका शोषण नहीं किया जाएगा, आप डायरेक्ट सरकार के अधीन रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे असंगठित क्षेत्र। छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती है से निर्मित होता है, या प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बहुत सारे काम जो कोई भी रूल को नहीं मानते हैं। ठीक है,
और ये सरकारी नियमों का पालन नहीं करते, असंगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होता है, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। यानी किसी भी चीज़ को जो भारत सरकार द्वारा हमारा लेबर रूल में बनाया वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में परिस्थितियों में अंतर। संगठित क्षेत्र अधिक वेतन प्राप्ति, असंगठित क्षेत्र कम वेतन प्राप्ति। नौकरी सुरक्षित रहता है संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में नौकरी असुरक्षित नहीं है। संगठित क्षेत्र में कार्य की परिस्थितियां अच्छी है, असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ है, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं है। संगठित क्षेत्र में कार्य अवधि काम के घंटे निश्चित हैं, असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं है। आगे पढ़ेंगे भारत में कृषि के संगठित क्षेत्र में होने के कारण, असंगठित क्षेत्र में होने के कारण कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम विनियम का अनुपालन नहीं है। ठीक है, इस तरह कृषि जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, असंगठित क्षेत्र भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटेधराई, शिल्पी आदि को संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग असंगठित क्षेत्र, ये देख लिए हम लोग। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, विनिर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व होता है, उसे सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का यानी सरकार के अधीन जो है सेवाएं हैं उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियां का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, निजी क्षेत्र कहते हैं। यानी जो निजी व्यक्तियों के हाथ में जो सारा कंट्रोल होता है, जो क्षेत्र, जो फैक्ट्रियां, जो कार्य, वो हम लोग निजी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार की सुरक्षा दी जाती है, संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। ये सारी चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र के जो वर्कर हैं उसे मिलता है। निजी क्षेत्र परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व है, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी में उपलब्ध करवाती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो निजी क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकार की सहायता, अनुदान दिया जाता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान की जाती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करता है? हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को प्रभावित कर रहा है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर पहुंच आ जाती है, वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता में कम हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से सारे परेशानी आ सकते हम देख चुके हैं पहले से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियाँ क्या क्या हैं। क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, असिंचित भूमि यानी बंजर भूमि है तो वहाँ एक समस्या है, आय में उतार चढ़ाव यानी
कम, कभी फसल का अच्छा पैदा होना, कभी कम होना। कर्ज का बोझ, कर्ज से लोग, किसान लोग दब जाते हैं। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं। मौसम आनी, जैसे मौसम बदलता रहता, कभी खेती होती, कभी नहीं होती है। कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर करना, यानी कटाई जैसे होता है वो तुरंत स्थानीय व्यापारी उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, सिर्फ दबाव डालने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने को उपाय। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जा सकती है। भंडारण की सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं देकर कृषि में रोजगार का उत्पादन हम कर सकते हैं। इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।